और अब बात घग्गर नदी की। अलर्ट के बाद भी घग्गर नदी पर बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिल रही है। घग्गर नदी में लापरवाही का यह नज़ारा पंचकुला के नज़दीक का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे पानी में उतरकर अटखेलियां कर रहे हैं, तो वहीं कई बड़े लोग जो हैं अपने अलग अलग काम पानी में उतरकर कर रहे हैं। फिलहाल लापरवाही इसलिए क्योंकि बरसाती दिनों में नदी या इसके आसपास धारा 144 लगा दी जाती है, यानी किसी के भी नदी या इसके आसपास जाने पर रोक होती है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग और छोटे बच्चे नदी में उतरे हुए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में नदी में कभी भी पानी जो है ज़्यादा मात्रा में आ सकता है और नदी में उतरे हुए लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन और ना ही खुद लोग कोई सबक ले पाते हैं। बठिंडा में सरहिंद नहर में देर रात दरार पड़ गई, जिससे किसानों के खेतों में कई फुट तक पानी भर गया। निराश किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। बठिंडा के सरहिंद नहर में दरार से किसानों के खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं, जबकि प्रशासन कछुए चाल से दरार को भरने में लगा हुआ है। तस्वीरें बठिंडी की हैं, जहां सरहिंद नहर में दरार से किसानों के खेतों में 5 फुट पानी भर गया। खेतों में पानी घुसने से करीब 500 एकड़ के रकबे में नरमे और चावल की फसल को नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि नहर का पानी सड़क तक पहुंच गया, जो आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा था। किसानों का कहना है कि नहर के पानी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। नुकसान तो बहुत हो गई है। मेरा ख्याल घट्टो घट 200 किलो का करीब होना। ये 2 साल पहला भी टुटी सी ते पहला भी बहुत नुकसान हो गया सी ते हुण भी 500-600 किला जमीन झोना खराब हो गया जी ते हुण भी रात पाड़ पै गया ते बहुत नुकसान हो गया। उधर देर रात टूटी नहर को पाटने के लिए लोगों को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा। सुबह होने पर खानापूर्ति के लिए एसडीओ साहब जरूर आए, लेकिन और स्थिति को जल्द कंट्रोल किए जाने का भरोसा देते रहे। कर देंगे, शाम तक फुल कर देंगे सर। अगों भी कई जगह तो नहर जी जर्जर हैगी है, पहला भी ये बारे कितों टुट चुकी है, बारे होने की प्रोसेस है। पहले तो जितों टुटी से रिपेयर करती थी, क्योंकि पुरानी हो गई थी, 35 साल पुरानी है जी। ये पहला मौका नहीं है। सरहिंद नहर में दरार की वजह से ग्रामीणों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हुई पिछले दिनों बारिश की वजह से रावी दरिया में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते गुरदासपुर के सरहदी इलाकों में कई एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते रावी दरिया के जलस्तर बढ़ने के कारण गुरदासपुर के सरहदी इलाकों में किसानों की फसल और बॉर्डर फेंसिंग को नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गुरदासपुर के सरहदी इलाकों में बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया हुआ है। रावी दरिया में पानी का स्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही किसानों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बाढ़ के चलते किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है। कई एकड़ फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। रात ही पानी आ गया वा, साडियां फसलां जिहड़ियां डुब गईयां ने ते साडी सारियां फसलां जिहड़ियां ना 6-7 फुट पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਬਚ ਸਕਣ। किसानों की माने तो बॉर्डर पर खेती करना वैसे भी एक बड़ा खतरा होता है, और ऊपर से कुदरत इनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। हर साल बरसात के दिनों में रावी दरिया का पानी इनके लिए बर्बादी लेकर आता है। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। रावी दरिया में जलस्तर बढ़ने से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी फेंसिंग भी डूब गई है। पानी के बढ़ते जलस्तर का गुरदासपुर के डीसी प्रदीप सबरवाल ने भी जायजा लिया और प्रभावित किसानों को मदद का भरोसा दिया। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ नुकसान नहीं होने देता। नदी के पानी से नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रशासन मुआवजे का भरोसा देकर उम्मीद जरूर बंधा रहा है। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर फिर से सामने आया है। भारी बारिश के चलते शिमला के ढली इलाके में 4 मंजिला भवन जमींदोज हो गया, जिसके बाद अब लोगों में दहशत का माहौल है। भारी बारिश के कारण शिमला में नवनिर्मित 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त इमारत में कोई भी मौजूद नहीं था। शिमला के ढली बाईपास का ये वो इलाका है जहां चंद दिन पहले तैयार हुई नई नवेली बिल्डिंग पर भारी बारिश का कहर टूटा है। यहां लैंडस्लाइड के चलते 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि सुकून इस बात का ही रहा कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि घटना के वक्त मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अगले 48 घंटे तक राज्य के 6 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की आशंका है। ये हमको तो सवेरे ही पता लगा कि ये बिल्डिंग गिरी है। जिस समय हमने यहाँ आकर के देखा, कल तक तो ये बिल्डिंग फर्स्ट क्लास, कल वो लोग साफ सफाई कर रहे थे बिल्डिंग के लोग। आज देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक जिस समय पहले कोई बड़ी पाइप बिछाई थी, उसके लिए खुदाई कभी ज़्यादा हुई होगी और जब सड़क बनी होगी तो पाइप को वो उसका मलबा चला गया होगा। पिछले 24 घंटों में शिमला और इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है रुक रुक के, और इससे अभी आज सुबह जो है हमारे जो संजौली ढली बाईपास में है, उसमें एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड 4 स्टोरी का जो मकान था वो कोलैप्स कर गया है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये मकान, इसमें कोई जानी माल का नुकसान नहीं। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में अब तक सरकारी और निजी संपत्तियों को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। बहादुरगढ़ के सरपंची के चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर असौदा गांव में युवा सरपंच और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले आरोपियों ने मृतक सरपंच और उसके पिता के साथ चाय भी पी ली। झज्जर में सरपंच और उसके माता पिता की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ के सरपंच चुनाव में हुए विवाद को लेकर असौदा गांव में युवा सरपंच और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले आरोपियों ने मृतक सरपंच और उसके पिता के साथ चाय भी पी थी। इसी दौरान विवाद हुआ और आरोपियों ने दोनों को गोली मार दी। 2 के गाँव के हैं, जतीन और जीतू जयप्रकाश के लड़के हैं। उनके घर बैठे चाय पानी पी, उसके बाद में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला गए। रामवीर सरपंच और उसके पिताजी को गोलियां मारकर कतल कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी कार से सरपंच के घर पहुंचे थे, जिनमें 2 आरोपी जतिन और जीतू असौदा गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरे की पहचान अभी नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में मामला सरपंच चुनाव के दौरान हुए आपसी विवाद से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। वजह रंजिश तो अब तक तो ये भी सरपंची का कोई किसी बात को दिल में नहीं बैठा, इसी वजह से गोली मारी। वारदात के बाद जहां गांव में तनाव का माहौल है, वहीं गांव के लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झज्जर से संजीत खन्ना के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई है ना कि भाई रणधीर सिंह नगर में आज एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। लुधियाना के भाई रणधीर सिंह नगर के इस घर का मंजर जिसने भी देखा वह कांप उठा। घर में हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था और साथ में थी 4 लाशें। वारदात का पता चलते ही इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक नौकरानी से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक घर के मुखी संदीप सिंह ने पहले अपनी पत्नी, मां और बेटी का कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11:30 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗੋਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋੜੀ ਉਹਦੇ ਗਨ ਪਈ ਸੀ। पुलिस को घटनास्थल से संदीप के राइफल के अलावा अन्य 2 गन वेपन भी मिले हैं, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਮਿਲੇ। पुलिस ने तहकीकात करते हुए अब इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। लुधियाना से गगन बटला, जी मीडिया। इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह की सजा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। इंडोनेशिया में गुरदीप सिंह की मौत की सजा टलने से जालंधर के नकोदर में उसके परिजन खुश हैं और विदेश मंत्री का आभार प्रकट कर रहे हैं। इंडोनेशिया में ड्रग्स केस में दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक गुरदीप को बीती रात सजाए मौत नहीं दी गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने इस बात की पुष्टि की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इंडोनेशिया में ड्रग्स केस में भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को मौत की सजा नहीं दी गई है, जिसे बीती रात मौत की सजा दी जानी थी। सुषमा ने ट्वीट किया कि इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने मुझे सूचना दी है कि गुरदीप सिंह को मौत की सजा नहीं दी गई है, जिसकी मौत की सजा बीती रात के लिए तय थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि भारतीय नागरिक को मौत की सजा क्यों नहीं दी गई। कश्मीर के नौगाम में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली का हाफिज सईद से कनेक्शन सामने आया है। कुपवाड़ा में पकड़े गए जिंदा आतंकी बहादुर अली सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में लगातार पाकिस्तान से जुड़े राज उगल रहा है। कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी बहादुर अली ने एनआईए की पूछताछ में नया खुलासा किया है। अली भारत में आने के बाद पीओके स्थित कंट्रोल रूम के संपर्क में था। A3 पीओके में स्थित लश्कर का कंट्रोल रूम है, जिसको A3 कोड दिया गया है और बहादुर अली को यहीं से निर्देश दिए जा रहे थे। बहादुर अली ने हाफिज सईद की भी पहचान की। एनआईए ने पूछा कि आपका अमीर कौन है, तो बहादुर अली ने कहा चाचा। जानकारी के मुताबिक चाचा कोई और नहीं हाफिज सईद है। एनआईए ने हाफिज अली से पूछा कि यहाँ क्यों आए हो, तो उसने कहा कि वो मारने और मरने आया है। एनआईए की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों का प्लान हाईवे पर गाड़ियों को हाईजैक कर बड़ा हमला करना था। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह बहादुर अली की गिरफ्तारी के बाद एक डॉजर पाकिस्तान को सौंप सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। आतंकी बुरहान वानी पर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान का विपक्ष ने विरोध किया है। आतंकी बुरहान वानी पर दिए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर फिर से सियासत शुरू हो चली है। अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था। कल पीडीपी के स्थापना दिवस के मौके पर महबूबा ने कहा था कि सुरक्षा बलों को मालूम नहीं था कि मुठभेड़ वाली जगह पर बुरहान भी मौजूद था। अगर पता होता तो शायद वो मरता नहीं। I don't think it is right for me to make a judgmental statement on an issue as sensitive as भी उन्होंने क्या बोला है उस बात का अध्ययन करके स्वयं उसका संज्ञान लिया जाएगा। मैंने सुना नहीं इसलिए उसका अभी जवाब देना ठीक नहीं। ये उनका वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है। वानी घाटी पीओके में चुनावी धांधली के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव में हुई धांधली से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर गुस्से का इजहार किया। पीओके की नीलम घाटी में सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना विरोध जताया। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए। नेताओं पर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। पिछले एक साल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और खास करके चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों को शिकायत है कि वहाँ सही तरह से इलेक्शन नहीं हुआ। पीओके केंद्र सरकार की बैंकिंग नीतियों के विरोध में सरकारी बैंक के कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज देश भर के बैंकों में हड़ताल है और हड़ताल की वजह से आज किसी भी बैंक में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। हैदराबाद में बैंक हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारी मास्क लगाए नजर आए,
अहमदाबाद में हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर ताले लटके नजर आए। हड़ताली कर्मचारियों ने बैंक के बाहर धरना दिया। बैंकों को स्पॉइल मत करो, वैसे ही रहने दीजिए करके 1 साल से हम डिस्कशन भी करते जा रहे गवर्नमेंट से। 2 बार अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हमको एश्योरेंस भी दिए थे, फिर भी उसके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज करना करके जो कैबिनेट डिसीजन लिए थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे। UFBU यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के करीब 8 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल की वजह से देश भर में बैंकों की करीब 80,000 ब्रांच में काम बंद रहा। 26 जुलाई को बैंक यूनियनों की मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हड़ताल को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही थी। बैंक यूनियन केंद्र सरकार की बैंक पॉलिसी, SBI के एसोसिएट बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हड़ताली बैंक कर्मचारी बैंकिंग सेक्टर में FDI का भी विरोध कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, इनकी बातों को नहीं माना जाता है, तो जो 1 दिन की हड़ताल की गई उसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील किया जा सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सतीश शर्मा, जी मीडिया। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। बारिश ने मैदानी शहरों के तापमान को लुढ़काने का काम किया है। ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। मानसूनी बारिश देश के कई राज्यों में कहर बरपा रही है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। यही वजह है कि हिसार में पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जबकि दिल्ली में 32 डिग्री सेल्सियस और गुड़गांव में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अमृतसर की बात करें तो यहां अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि लुधियाना में 33 डिग्री सेल्सियस और पटियाला में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर भी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शिमला में 21 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला में 28 और श्रीनगर में भी 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। पहाड़ी शहरों में शिमला, मनाली और श्रीनगर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।